वो दोनों उस वक्त कॉलेज से बाहर निकल रही थी। सानिया ने देखा वो कुछ परेशान थी। क्या बात है? तुम क्यों परेशान हो? उसने हीर का कंधा हिलाया तो हीर होश में आई। कुछ नहीं, बस वो कुछ कहते कहते खामोश हो गई। क्या बात है यार? तुम मुझे बता सकती हो, हम बचपन की दोस्त हैं। सानिया ने उसे दिलासा देना चाहा क्योंकि हीर उसे परेशान लग रही थी। क्या बताऊं यार, फूफो पीछे पड़ी है। बार बार यही कहती हैं कि हीर का रिश्ता दो, और अब्बा भी हाँ कर चुके हैं। सानिया ने देखा बात करते साथ उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए थे। तो तुम वहां शादी नहीं करना चाहती? वो दोनों अब फुटपाथ पर ही रुक गई थी। हीर ने किसी नन्ही बच्ची की तरह नफी में सर हिलाया। वो बहुत बदतमीज है। उसकी आंखों में औरत के लिए इज्जत तक नहीं। मुझे ऐसे मर्द से शादी नहीं करनी। आंखों से आंसू निकलते हुए गालों पर बहने लगे। सानिया को तकलीफ हुई। तो तुम अपने अब्बा से बात करो और उन्हें बताओ कि तुम अपने उस कजन से शादी नहीं करना चाहती। सानिया के मशवरे पर हीर को और ज्यादा रोना आया। यार यही तो मसला है। मैं अपने अब्बा को तकलीफ नहीं दे सकती। वो मुझे पढ़ा लिखा कर किसी काबिल बना रहे हैं। उन्हें लगता है मैं उनका नाम रोशन करूंगी। अगर ऐसे हालात में मैं मना कर दूंगी तो उनको बहुत तकलीफ होगी। वो बेबसी की आखिरी हद पर थी। सानिया को दिली अफसोस हुआ। मैं दुआ करूंगी कि खुदा तुम्हारी मुसीबत हल कर दे और कोई दरमियानी रास्ता निकल आए कि तुम्हारे बाबा को भी तकलीफ ना हो और तुम्हें उससे शादी भी ना करनी पड़े। सानिया बेचारी सवाए दुआ की और क्या कर सकती थी। हीर सर झटक कर दोबारा चलने लगी। उन दोनों का कॉलेज घर से कुछ दूर था, मगर हीर चलकर ही आती और जाती थी क्योंकि उसके बाप के पास इतना सरमाया नहीं था कि उसके लिए किसी गाड़ी का बंदोबस्त करते। वो 5-7 किलोमीटर तो रोज चल ही सकती थी। वो अपने बाप से बहुत मोहब्बत करती थी। उनका बहुत एहसास था। उसने कभी बेजा फरमाइशें और जिद भी नहीं की। वो दोनों कच्ची कॉलोनी की तरफ आ चुकी थी जब अचानक ही उनके सामने दो बाइकर आए और उनके गिर्द गोल गोल बाइक घुमाने लगे। हीर तो फौरन खौफजदा हो गई। वो ऐसी सूरत हाल पर फौरन परेशान हो जाती थी, मगर सानिया उनको गुस्से से घूर रही थी। हीर जल्दी से सानिया से चिपक गई। उनमें से एक ने अपना हेलमेट उतारा। कहाँ जा रही हो खूबसूरत हसीना? कहो तो हम छोड़ दें। खबासत से आंख विंग करते हुए उसने हीर का सरता पैर जायजा लिया। हीर का दिल खौफ से कांप उठा। अगर अपनी शक्ल सलामत रखना चाहते हो तो निकल जाओ यहाँ से। सानिया ने झुककर जमीन से एक मोटा पत्थर उठाया और उसे हाथ में गोल गोल घुमाने लगी। सानिया की धमकी से वो एक पल के लिए भी नहीं घबरा और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। हीर को उनकी हंसी भी जहर लग रही थी। कितनी ही देर वो दोनों हंसते रहे, फिर दोनों बाइक से नीचे उतरे। एक जरा पीछे ही रुक गया और दूसरा, जो शक्ल से अमीर खानदान का बिगड़ा हुआ रईसजादा लग रहा था, वो हीर की जाने बढ़ा। हीर खौफजदा होती पीछे हो रही थी। उसे तो जिंदगी में हर मर्द से ही खौफ आता था। उसने हीर को हाथ लगाना चाहा मगर दरमियान में ही सानिया आ गई। उसे गुस्सा आया। उसने सानिया को पीछे धकेला। सानिया सीधा जमीन पर गिरी। इतनी जोरदार गिरी कि सर पर चोट आई और खून की एक नन्ही और पतली सी लकीर बहती हुई गाल पर आ गिरी। वो अपना दुपट्टा सर पर रखकर दबाने लगी। हीर को तो सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। उसने आगे बढ़कर हीर की कलाई पकड़ ली। हीर को लगा वो भी गिर जाएगी। छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। वो बिन पानी मछली की तरह तड़प कर अपना हाथ छुड़वाने लगी। उसकी खूबसूरत आवाज सुनकर उस लड़के ने खबासत से आंखें बंद की। तुम्हारी नाजुकी को बहुत करीब से महसूस करना चाहता हूँ। आंखों में गलाजत लिए वो बोला और हीर का चेहरा तेजी से सुर्ख हुआ। जिल्लत का एहसास हावी हो रहा था। इससे पहले वो कोई गलत हरकत करता, अचानक किसी ने उस रईसादे के मुंह पर एक मुक्का दे मारा। उसका हाथ फौरन हीर की कलाई आजाद कर गया। हीर ने बेयकीनी और हैरत से पलट कर देखा तो उसके पीछे ही कोई 25 से 30 साल खूबसूरत सुरमई आंखें, सफेद गंदी रंगत, तीखे नकूश, हल्की सी बियर्ड, मगरूर नाक, वजी चेहरा और पुरकशिश के मिसाल कोई मर्द खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा था। हीर की नजर उस पर ऐसे ही पड़ी कि फिर पलटना भूल गई। शायद उसने जिंदगी में उससे ज्यादा खूबसूरत मर्द कोई देखा हो। सानिया होश में आई और फौरन हीर को बाजू से पकड़कर पीछे किया। तुम्हें शर्म नहीं आती? बीच रास्ते में चलती लड़कियों का हाथ पकड़ते हुए? वो दबे दबे गुस्से से चिल्लाया और फिर दोबारा दो मुक्के उस रईसजादे के मुंह पर दे मारे। वो दोनों रईसजादे उस शख्स के हुलिये से ही खौफ खा रहे थे, क्योंकि उस शख्स ने काफी महंगे कपड़े पहन रखे थे, जो इस बात का सबूत थे कि वो कोई अमीर शख्स था। वो दोनों डर कर वहां से भागे।
उन दोनों के जाने के बाद अब वो शख्स सानिया और हीर की तरफ मतवज्जो हुआ। इतनी दोपहर को सुनसान सड़क पर तुम दोनों के लिए कहाँ जा रही थी? उसने इतने गुस्से से पूछा जैसे वो उनका हाकिम हो। हीर तो खौफ से कांप रही थी, मगर सानिया के हवास उसके साथ थे। देखो मिस्टर, तुम जो कोई भी हो, हमारी मदद की इसके लिए शुक्रिया, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम हम पर रोब झाड़ो। हम कॉलेज की स्टूडेंट्स हैं, रोज ऐसे ही चलकर घर आती और जाती हैं। सानिया की नजर कुछ फासले पर पड़ी, एक काली लंबी कार पर गई। तुम होगे कमीरजादे, जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी। हम गरीब माँ बाप की बेटियां हैं, पढ़ाई करने के लिए मुशक्कतें उठानी पड़ती हैं, इसलिए हमें ऐसे ही पैदल जाना और आना पड़ता है। चल हीर। गुस्से से उसे डांटते हुए बात के आखिर में उसने हीर का हाथ पकड़ा और उस शख्स को बुत बना छोड़कर वो दोबारा रास्ते की तरफ चल पड़ी। वो वापस पलटा, उसकी सुरमई आंखें चमकी थी, उसके होंठ हिले। हीर। उसकी मुस्कुराहट बता रही थी कि उसे हीर एक ही नजर में पसंद आ चुकी है। तो ये थी हीर वकार, जिसकी माँ बचपन में ही इंतकाल कर गई थी। उसके बाप ने दूसरी शादी की थी। उसकी सुतीली माँ शगुफ्ता बेगम को हीर कुछ ज्यादा पसंद नहीं थी, मगर फिर भी उसे बर्दाश्त कर लेती थी। उसके दो बहन भाई मजीद थे, 16 साल निम्रा और 15 साल हसन। वो अपने दोनों बहन भाइयों से बहुत प्यार करती थी, मगर उसकी सुतीली माँ उन दोनों को उसके करीब भी भटकने न देती थी। उसके लिए सब कुछ उसका बाप ही था, इसलिए वो उनके लिए कुछ भी कर सकती थी। वो जब घर में दाखिल हुई तो फुप्पो और उनका बेटा हम्माद दोनों घर में मौजूद थे। हीर का दिल एकदम वीरान और उदास हो गया। फूफू अपने बेटे हमाद का रिश्ता हीर से करवाना चाहती थी, मगर वो ये शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन वो मना भी नहीं कर सकती थी, उसे अपने बाप का मान रखना था। अरे लो, हीर भी आ गई। फूफो ने लहजे में चाशनी घोलकर उसे मुखातिब किया। मरती क्या ना करती अब वो देख चुकी थी, इसलिए वो सीधी उनके पास से आ गई। अरे वहां क्यों बैठ रही हो? इधर आओ मेरे पास, मेरी बच्ची, इधर बैठो। इससे पहले अपने बाप के पहलू में बैठती उन्होंने हीर को बैठने से मना कर दिया। वो खून के आंसू हलक में उतार कर उनके पास आकर बैठी। उसे इतनी वहशत हो रही थी, दिल चाह रहा था ऐसे रिश्ते से बेहतर है मर जाए, मगर अपने बाप की खुशी के लिए वो ये घूंट भी भर सकती थी। फूफो ने अब अपने हाथ से एक सोने की अंगूठी उतार कर हीर के हाथ में पहनाई। ये हमारी खानदानी अंगूठी है, आज से तुम हमारी अमानत हो। उसके सर पर हाथ फेरते हुए फूफो ने मुस्कुराकर बताया। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, और वो हमाद शैतानी मुस्कुराहट के साथ हीर को घूर रहा था। हीर का दिल चाहा कहीं गायब हो जाए, मगर वो यहाँ से हिल नहीं सकती थी। उसकी आंखें लम्हों में भीगी थी, मगर वो अपनी आंखों की नमी को अंदर ही अंदर धकेल रही थी। बहुत मुश्किल के बाद जब उससे यहाँ बैठना दोपहर हुआ, तो उसने फूफो को मुखातिब किया। फूफो, मैं जाऊं? असल में कॉलेज से आई हूं तो यूनिफॉर्म चेंज करना है। बहुत मुश्किल से अपनी आवाज को भीगा होने से रोकना पाई। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी बेटी, जाओ। फूफो ने इजाजत दी। वो तो फौरन वहां से भागी, क्योंकि हमाद की नजरें वो मजीद बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। पीछे फूफो अब हीर के बाप से कह रही थी, बस मैं चाहती हूँ अगले महीने तुम रुखसती की तारीख दे दो। वो कुछ हैरान हुए। मगर आपा, ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है। बेटी का बाप था, परेशान होना लाजिम था। अरे नहीं नहीं, तुम्हें कोई भी जहेज वगैरह देने की जरूरत नहीं है। माशाल्लाह से हमाद की बहुत अच्छी जॉब लग चुकी है। बहुत जल्द कंपनी उसे घर के साथ एक गाड़ी भी देगी। बस तुम अपनी बेटी हमें दे दो, यही हीरे जैसी है। और वकार साहब का मान बढ़ गया। उन्होंने फौरन दिन पक्के कर दिए। और हीर, जो कमरे के बाहर खड़ी थी, सारी बातें कानों में पड़ते ही उसका सांस रुक गया। उसे लग रहा था कि फुप्पो उसकी मौत का परवाना सुना रही है। उसे हमाद एक आंख भी नहीं बहाता था। 26 साल हमाद शक्ल से ही लोफर था, उसकी हरकतें भी ऐसी ही थी। और 18 साल हीर खूबसूरती की मिसाल थी। उसकी गहरी भूरी आंखें, उसका सफेद दूधिया चेहरा, उसके गोल नक्श नैन, वो बहुत खूबसूरत थी। और उससे, उसकी खूबसूरती से तो सारा खानदान जलता था। खानदान में था ही कौन? एक ताया थे, वो काफी अमीर थे, इसलिए कभी मुंह नहीं लगा। वो तो सालों पहले ही अपना हर रिश्ता तोड़कर जा चुके थे। दूसरी फूफो थी जिनका इकलौता बेटा था, जिसकी कुछ माह पहले ही एक कंपनी में काफी अच्छी जॉब लग गई थी। फूफो के तो गोया पांव जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे। वकार साहब भी कुछ दब से गए।
इसलिए फौरन अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। वो अपने मन मन भारी कदम उठाती हुई वापस कमरे में आई और बंद हो गई। आंखें बहने के लिए बेताब थी। इसी माह के आखिर में उसके सेकंड ईयर के पेपर्स थे। वो आगे पढ़ना चाहती थी, मगर जानती थी फूफू कभी भी ऐसा नहीं होने देंगी। और हमाद का बस न चलता, वो तो अभी से ही हीर को अपनी दस्तरस में ले लेता। वो अपने बेड से टेक लगाए छत को घूर रही थी। आंखों से आंसू बहते हुए सारा चेहरा गीला कर रहे थे। वो बहुत मजबूर थी। अपने बाप के सामने इनकार तो हरगिज नहीं कर सकती थी। दिल पर पत्थर रखकर उसने ये फैसला कबूल करना चाहा और सब कुछ खुदा की अमान में दे दिया। बेशक वो खुदा बेहतरीन कारसाज है। अगले दिन जब वो कॉलेज से वापस आ रही थी, तो रास्ते में फिर दोबारा उसे वो शख्स मिल गया जिसने कल हीर को उन दोनों बाइकर से बचाया था। सानिया भी उसके साथ ही थी। दोनों ने हैरत से उस शख्स को देखा जो अपनी बड़ी सी ब्लैक मर्सिडीज से उतरा और कदम कदम चलता उन दोनों के पास आया। सानिया तो उसे गुस्से से घूर रही थी, मगर हीर इस तरह की कैफियत में उसे देख रही थी। वो उनके पास आ चुका था, फिर अपनी आंखों से स्टाइलिश गूगल्स उतारे और उसे अपने कोट में अटकाया। मैं सीधी और साफ बात करने का रवादार हूँ। तुम मुझे पहली ही नजर में पसंद आई हो। अपना एड्रेस दो ताकि मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजूं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हीर की आंखों में आंखें गाड़े वो पुरसुकून लहजे में ऐसे बता रहा था जैसे कोई कहानी सुना रहा हो। और हीर पर हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे। उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया, मगर फिर आंखों के सामने अपने बाप का चेहरा आया। वो फौरन अपने ख्यालों से बाहर निकले। उसके लिए ये फैंटेसी दुनिया नहीं थी, उसे हकीकत में जीना था। सानिया आगे बढ़ी और उस शख्स को घूरा। देखो मिस्टर, तुम जो कोई भी हो, आज के बाद हीर से 100 फुट के फासले पर रहना। इसकी मंगनी हो चुकी है और अगले माह ही इसकी शादी है। खबरदार अगर आज के बाद हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की तो तुम्हें पुलिस स्टेशन में घसीटूंगी। उंगली उठाए उसने वार्न किया, मगर सामने खड़े शख्स को कोई खास फर्क ना पड़ा। हाँ, मगर उसकी आंखों में गुस्सा जरूर आया था। वो 2 कदम आगे बढ़ा और हीर की आंखों में अपनी सुर्ख होती आंखें गाड़ी। एक बात अपने दिमाग में बिठा लो हीर, तुम आज और इसी वक्त से मेरी अमानत हो। खबरदार अगर किसी दूसरे से शादी करने की कोशिश की तो तुम्हारे सारे खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा। उसने उंगली उठा इतने सख्त लहजे में वार्न किया कि हीर का सारा जिस्म खौफ से कपकपा उठा। वो खौफजदा आंखों के साथ उस अमीर शख्स को देखकर रह गई। सानिया ने गुस्से से हीर का हाथ पकड़ा और उसे लेकर चल पड़ी। हीर के तो दिमाग में धमाके हो रहे थे। वो उसके खानदान को तबाह करने की बात कर रहा था और एक तरफ उसका बाप था जो उससे इतनी सारी उम्मीदें लगाए बैठा था। नहीं, हीर कभी भी किसी गलत राह नहीं चल सकती। वो वही करेगी जो उसका बाप चाहेगा। वो खुद से अहद कर चुकी थी। दिन एक एक करके गुजरने लगे। वो सारी फिक्रों को छोड़कर सिर्फ अपने पेपर्स दे रही थी। घर में शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी थी, मगर हीर को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उसके लिए तो ये शादी नहीं मौत थी। क्या फर्क पड़ता था? सफेद कफन की जगह वो सुर्ख लहंगे में जाती। उस दिन के बाद से वो अमीर शख्स उसे दोबारा नजर नहीं आया। हीर कुछ पुरसुकून थी, मगर उस शख्स की आंखों में कुछ था जो आज भी हीर भुला नहीं पा रही थी। ऐसा लगता था जैसे वो जरूर कुछ न कुछ करेगा। और आखिरकार वो दिन भी आ ही गया जब हीर की जिंदगी का फैसला होना था। वो दुल्हन बनी बैठी थी, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट रस्मी तक नहीं थी। उसकी आंखें उदास थी, दिल वीरान था। उसका दिल चाह रहा था वो यहां से उठकर भाग जाए, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी। सानिया उसके पास बैठी बस अफसोस ही कर सकती थी। हीर, अभी भी वक्त है, अपने अब्बा से बात कर लो। उसने एक आखिरी कोशिश करनी चाहिए और हीर ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे उसे सानिया की दिमागी हालत पर शुबा हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ये तुम कैसी बातें कर रही हो जब सारा घर मेहमानों से भरा हुआ है? ऐसे में अपने बाप को कहूं कि मुझे शादी नहीं करनी? क्या इज्जत रह जाएगी मेरे बाप की भरे मजमे में? तुम नहीं जानती सानिया, ये बहुत मुश्किल है। तुम खुद भी एक बेटी हो और बेटियां अपने बाप की मान के सामने अपना सर झुका देती हैं। ये मेरे बाप की इज्जत का मामला है। मैं उनकी इज्जत पर कोई हर्फ नहीं आने दूंगी। संजीदगी और सख्ती से कहते हुए उसने खुद को पत्थर कर लेना चाहा। वो कमरे में बैठी थी। सारी तैयारियां छोटे से सेहन में की गई थी। फूफो ने कहा था बारात पर ज्यादा लोग नहीं आएंगे,
मगर हीर को कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुछ घंटे गुजर गए मगर अब तक बारात नहीं आई थी। फिर काफी देर बाद शोर उठा कि बारात आ गई है, और हीर को लग रहा था जैसे मौत का फरिश्ता उसके करीब आ रहा है। हीर की माँ और सानिया दोनों ने उसे कुर्सी से उठाया और फिर बाहर की जाने बढ़ी। स्टेज पर लाकर बिठा दिया गया, मगर दुल्हा कहीं नहीं था। आपा, ये दुल्हे के बगैर कौन सी बारात है? वकार साहब ने कुछ परेशानी से अपनी बहन से पूछा। सलमा बेगम भी कुछ परेशान हुई। वो घर से तो सैलून के लिए निकला था और कह रहा था कि वो सीधा ही आएगा, मगर यहाँ अब तक पहुंचा क्यों नहीं? उनकी बहन सलमा बेगम भी परेशान हो चुकी थी। वक्त गुजरता जा रहा था मगर हमाद का कहीं कोई पता नहीं था, और हीर अपने बाप के चेहरे को देख रही थी जिस पर तकलीफ के आसार थे। अब तो मजमे में भी लोग बातें करने लगे थे कि दुल्हा बारात छोड़कर भाग गया। अचानक शोर उठा, फिर उनके सहन का दरवाजा खुला। फिर एक शख्स मगरूर चाल चलता हुआ मजमे की तरफ बढ़ने लगा। उसके साथ काफी सारे गार्ड्स थे। वकार साहब ने हैरत से इतने सारे लोगों को अपने घर में देखा। दुल्हा नहीं आएगा क्योंकि वो मेरे कब्जे में है, उसने इतनी दीदा दलेरी और पुरसुकून लहजे में बताया कि सब हैरान रह गए, और सलमा बेगम का कलेजा मुंह को आया। कौन हो तुम? क्या किया तुमने मेरे बेटे के साथ? वो उस शख्स का गिरेबान पकड़े चीखी। उसकी सुरमई आंखों में गुस्सा उदाया। उसने एक ही झटके में उनके दोनों हाथ हटाए और उन्हें खुद से दूर किया। वो इसलिए क्योंकि हीर सिर्फ मेरी है, इस पर सिर्फ मेरा हक है, और अभी इसी वक्त मैं इससे निकाह करूंगा। खबरदार अगर किसी ने निकाह को रोकने की कोशिश की तो यहाँ लाशें बिछ जाएंगी। उसके अल्फाज में इतनी सफाकियत थी कि हीर कपकपा उठी। वकार साहब ने फटी फटी निगाहों से हीर को देखा। वो फौरन उस नशिश से उठी। अब्बा, मैं नहीं जानती ये कौन है, मेरा यकीन करें। वो अपने बाप के पास आई और उन्हें यकीन दिलाना चाहा, मगर वकार साहब की इज्जत पर हर्फ आया था। लोग बातें करनी शुरू कर चुके थे। हर तरफ सहमगोइयां होने लगी थी। अब्बा, कसम ले लें, मैं नहीं जानती। वो रोती हुई उन्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिला रही थी। अब्बा ने तो कुछ नहीं कहा, मगर उसकी माँ, जो हकीकत में सुतीली थी, उसने एक तमाचा खींचकर हीर के मुंह पर दे मारा। इसलिए तुम्हें कॉलेज भेजते थे कि ये गुल खिलाते फिरो? अपने बाप का नाम डिबोते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? वो गुस्से से चीखी। उससे पहले वो दूसरा थप्पड़ हीर के मुंह पर दे मारती। दरमियान में ही वो शख्स आ गया। खबरदार अगर आज के बाद हीर पर हाथ उठाने के बारे में सोचा भी तो। आप रिश्ते में इसकी माँ हैं, इसलिए लिहाज कर रहा हूँ। शगुफ्ता बेगम का बड़ा हुआ हाथ उसने हवा में ही रोक दिया। वो भी यकीनी और फटी फटी निगाहों के साथ उस शख्स को देख कर रह गई। मौलवी साहब, निकाह शुरू करवाएं। वो उन सबको पत्थर बना छोड़कर मौलवी की तरफ आया। हरगिज नहीं, मैं ये निकाह नहीं करूंगी। निकल जाओ यहाँ से। हीर अपनी पूरी ताकत से चिल्लाई। वो कभी भी अपने बाप की इज्जत पर कोई दाग बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उनकी इज्जत और मान के लिए ही तो वो हमाद से शादी के लिए मानी थी। तुम्हारे पास इनकार का अख्तियार नहीं है। वो शख्स उसके कान में झुककर दबा दबा सा रहा है। हीर ने बहते आंसुओं के दरमियान उस शख्स को देखा जो सफाकियत की इंतहा कर चुका था। हीर, जिसे कुछ पल के लिए ये शख्स अच्छा लगा था, अब उसे ये शख्स उतना ही बुरा लग रहा था। पलों में ही उससे नफरत हो गई थी, जो उसके बाप का बड़े मजमे में तमाशा लगा रहा था। मैं मरना तो मंजूर करूंगी, मगर ये निकाह नहीं करूंगी। हीर भी उसकी आंखों में आंखें गाड़े गुस्से से चिल्लाई। उस शख्स ने हैरत से हीर की ये जुर्रत देखी। कुछ ही पलों का खेल था। उसने उस बात में सर हिलाया, फिर अपने गार्ड्स को इशारा किया। एक गार्ड ने हीर के बाप के माथे पर गन रखी, और दूसरे गार्ड ने हीर के 15 साल भाई के सर पर। और हीर अगला सांस नहीं ले सकी। खौफ से उसका चेहरा सफेद पड़ गया। यकीनन तुम्हें अपने बाप और भाई से बहुत मोहब्बत होगी। अगर चाहती हो कि इन दोनों की जान बख्श दो तो ये निकाह कर लो। हीर वकार तो साकत रह गई। एक नजर अपने बाप और भाई पर डाली, जो बेबसी से खड़े थे। शगुफ्ता बेगम फौरन आगे बढ़े। शक्ल क्या देख रही हो? जल्दी से निकाह करो। देख नहीं रही वो तुम्हारे बाप और भाई की जान लेने के दर पे है? बेहया लड़की, शर्म नहीं है अपने बाप का नाम बदनाम करते हुए? वो दबे दबे गुस्से से चिल्लाई थी। हीर ने खाली खाली निगाहों से अपने बाप की तरफ देखा, जिनकी आंखों में मान टूटने की किरचियां थी। हीर के दिल को कुछ हुआ। उसे लगा उसकी रूह पर वास कर चुकी है। निकाह शुरू करें मौलवी साहब।
इस बार वो शख्स कुछ गुस्से से चला है। उन्होंने बेबसी से वकार साहब की तरफ देखा। वकार साहब ने आंखों ही आंखों में मस्बत इशारा दिया तो मौलवी साहब ने निकाह शुरू किया। वो मौलवी साहब को अपना नाम बता चुका था। हीर वकार वल वकार अहमद, आपका निकाह अहमद शिराजी वल शिराजी से किया जाता है। क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब ने तीसरी बार पूछा, मगर वो अपने बाप की तरफ देख रही थी। अचानक एक गार्ड ने उसके बाप के सर पर गन की गिरफ्त सख्त की। उसके बाप ने बेबसी से सर हिलाया और फिर कहीं जाकर हीर के लब फड़फड़ाए। कबूल है। उसने अपने बाप की मर्जी से यह निकाह किया था, मगर वो जान चुकी थी कि उसका बाप उससे बहुत दूर जा चुका है। उसने अपने बाप को तकलीफ दी है। वो उनका मान तोड़ चुकी है। बेबसी ही बेबसी थी। खुदा ने उसे हमाद जैसे सफाक दरिंदे से तो बचा लिया, मगर वो एक नई मुसीबत में फंस चुकी थी। कौन था ये अहमद शराजी? वो तो ये भी नहीं जानती थी। जैसे ही इजाबो कबूल का मरहला तय हुआ, वो शख्स आगे बढ़ा और पूरे इस्तेहकाक से हीर का हाथ पकड़ा और बिना किसी की तरफ देखे उसे लेता हुआ वो सहन अबूर कर गया और हीर पत्थर की मूरत बनी उसके साथ चलती रह गई। वो आखिरी बार अपने बाप को देख न सकी, उनसे नजर न मिला सकी, उनसे माफी न मांग सकी। अपने बाप के सामने वो सर उठाने के काबिल न रही। दूसरी तरफ सानिया के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। न जाने क्यों उसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। जो शख्स हीर के लिए इतना सब कुछ कर सकता है, तो फिर वो उसे कितना टूट कर चाहता होगा। वो जा चुकी थी। एक गार्ड ने उसका आखिरी पैगाम दिया और वो भी बाहर निकल गया। कुछ देर बाद आपका बेटा वापस आ जाएगा। पुप्पो वहीं कुर्सी पर बैठी रो रही थी और अब हीर को बुरा भला कह रही थी। मेरा ही दिमाग खराब था जो अपनी इतनी अच्छी और सीधी भतीजी को अपनी बहू बनाना चाहा। मैं कहाँ जानती थी कि ये ऐसी निकलेगी। पता नहीं किस किस के साथ चक्कर जलाती होगी। फूफू अब भी रो रो कर अपनी भड़ास निकाल रही थी। सारे मेहमान जा चुके थे और उसका बाप निढाल सा होता वहीं कुर्सी पर गिर सा गया। सानिया उनके पास आई और उन्हें सारी बात बताई। वो जानती थी हीर के लिए उसका बाप कितना खास है। सारी बात सुनकर वकार साहब की आंखों से आंसू बहने लगे। उनकी बेटी इतनी अच्छी थी, उन्हें यकीन न हो। उनकी खातिर वो अपनी नापसंदीदगी को भी कबूल कर रही थी। उन्हें अफसोस हुआ, वो अपनी बेटी की मर्जी क्यों न जान पाए। उन्हें तो लगा हीर ने अपनी मर्जी से उस रिश्ते के लिए हाँ की होगी। अब उन्हें अच्छा लग रहा था कि हीर की शादी हमाद से नहीं हुई, मगर वो शख्स जो उससे जबरदस्ती निकाह करके गया है, वो उसके साथ कैसा सलूक करेगा। बस वो यही सोच कर रह गए। वो उसके साथ गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी और वो गाड़ी चला रहा था। वो उसे कहाँ लेकर जा रहा था, हीर को कोई होश नहीं थी। वो तो बस अपने बाप की उन आंखों में अटक गई थी जिनमें मान टूटने की किरचियां थी। वो उसे लेकर अपने घर में आ चुका था। गाड़ी पार की, गाड़ी से बाहर निकला, दूसरी साइड आकर दरवाजा खोला। हीर का कंधा हिलाया तो वो होश में आया। चलो उतरो, घर आ चुका है। संजीदगी से उसे हदायत दी। उसकी आंखों में अब भी दबा दबा गुस्सा था। हीर का दिल वीरान हो चुका था। वो बिना कुछ कहे उतरे। जैसी उसकी नजर बंगले की तरफ उठी, फिर हीर की पलकें झपकना भूल गई। वो इतना खूबसूरत सफेद रंग का महल था। लंबी रविश पर चलता हुआ वो महल मीलों के अहाते पर फैला हुआ था। वो कम से कम 3 मंजिला इमारत थी। बहुत खूबसूरत महल था और रात की इस पहर वो चांद से ज्यादा रोशन था। कुछ पलों के लिए हीर अपने सारे गम भूलकर उस महल की खूबसूरती में खो गई थी। अहमद ने उसका हाथ पकड़ा तो वो होश में। वो उसे अपने साथ लिए बंदर की तरफ जा रहा था। हीर नहीं जानती थी उसकी जिंदगी कैसी होगी, मगर बस वो अल्लाह पाक से सिर्फ दुआ ही कर सकती थी। महल का अंदरूनी हिस्सा बैरूनी हिस्से से ज्यादा खूबसूरत था। हीर को लग रहा था वो किसी जन्नत में आ गई है। अपने सारे गम भूल गई थी, आरजी तौर पर ही सही, मगर वो हैरत की ज्यादती से दंग रह गई थी। वो लाउंज से होता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, फिर दूसरी मंजिल पर आकर अपने कमरे का दरवाजा खोला। हीर को लेकर अंदर दाखिल हुआ, फिर दरवाजा लॉक किया। उसका हाथ अब तक मजबूती से पकड़ रखा था। वो तो किसी कठपुतली की तरह उसके साथ चलती जा रही थी। उसने हीर को बेड पर बिठाया, फिर उसके सामने बैठा। मैंने कहा था ना, किसी दूसरे की बीवी बनने के बारे में सोचना भी मत। उसके लहजे में अब बहुत ज्यादा गुस्सा था, जो हीर साफ महसूस कर सकती थी। ड्रेसिंग रूम में जब, वहां तुम्हारे लिए एक से बढ़कर एक ड्रेस है। सबसे पहले इस ड्रेस को अपने जिस्म से जुदा करो। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा।
तुम किसी दूसरे के लिए सजी हुई मेरे सामने बैठी हो। उस शख्स की आंखों में नफरत या हकारत नहीं थी, बहुत गुस्सा था। वो वहशत थी और सफाकियत थी। हीर अपने आंसू पोंछती हुई उठी। तुम जबरदस्ती निकाह कर सकते हो, मगर जबरदस्ती मुझ पर हुक्म नहीं चला सकते। मैं तुम्हारी जर खरीद गुलाम नहीं हूं। तुमने मेरे बाप की जान लेने की कोशिश की है, और जो शख्स मेरे बाप को तकलीफ दी वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। हीर भी गुस्से से फट पड़ी। अहमर एक ही झटके में बेड से उठा। हीर का मुंह दबोचा। तुमने अभी तक मेरा असली रूप देखा नहीं है। सबसे पहले मुझे तुम कहना बंद करो। तुम्हारे मुंह से मेरे लिए सिर्फ आप निकलना चाहिए, और ये मेरा पहला हुक्म है। और हीर, जो कुछ पल के लिए बहादुर बनी थी, उस शख्स को इतने करीब गुस्से और वहशत में देखकर वो फौरन पहले जैसी खौफजदा हीर बन गई और डरते हुए इस बात में सर हिला। उसने एक झटके से हीर का गाल छोड़ा तो हीर फौरी डरती हुई ड्रेसिंग रूम में भाग गई। चंद मिनट बाद वो बाहर निकली तो एक सादा सा गुलाबी रंग का सूट पहन रखा था। उसने अपनी तरफ से सबसे हल्का सूट निकाला था, मगर फिर भी वो काफी महंगा और कामदार था। वो उसकी तरफ बढ़ रहा था और हीर डरती हुई पीछे हो रही थी। वो उसके बहुत पास आ चुका था, इतना कि एक हाथ हीर की कमर में डालकर उसने हीर को अपनी तरफ खींचा। वो किसी कटी डाल की तरह उसके सीने से अटक रही। तुम्हें पहली नजर देखा तो फिर तुम मेरे ख्यालों में आने लगी। मैं ये मोहब्बत और इश्क जैसे फलसफे नहीं पालता, मगर तुमने मुझे किसी काम के लायक नहीं छोड़ा। हर वक्त तुम्हारा ख्याल सताने लगा, और मुझे शायद पहली ही नजर में इश्क हो गया था। ये भी तुम्हारी ये गलती है। तुम्हें मेरे सामने आना ही नहीं चाहिए था। जो चीज अहमद शिराजी को पसंद आ जाए, फिर वो उसे हासिल करके ही रहता है। और अब तुम मेरी दस्तरस में हो। तुम पर पूरा हक रखता हूं मैं। जब मेरा दिल चाहेगा और जितना चाहेगा अपना इश्क और जुनून उतारने का, वो मैं उतारूंगा। तुम्हें मैं पसंद नहीं तो पसंद कर लो। तुम्हें मेरी आदत नहीं तो डाल लो। आज से सारे महल की तुम मालिकन हो। मेरे साथ खुशी खुशी रहोगी तो सारी दुनिया की आसाइशें तुम्हारे कदमों में ढेर कर दूंगा। लेकिन अगर दिल में किसी और को बसा कर मेरे साथ बेवफाई करनी चाहे, तो तुम्हारी सांसें रोक दूंगा। वो उसके कान में झुककर एक एक लफ्ज सख्त लहजे में बोलता, तंबी कर रहा था। हीर को समझ ना आए वो मोहब्बत का इजहार कर रहा था या फिर मौत का परवाना सुना रहा था। वो तो कुछ भी कहने के काबिल न रही। वो तो उसके रहमो करम पर आ चुकी थी। जो उसके चेहरे पर झुका उसे कैद किए अपने लबों से छू रहा था। हीर ने महसूस किया उसके अमल में शिद्दत जरूर थी, मगर मोहब्बत ही मोहब्बत थी। कोई हवस जनून या दरिंदगी नहीं थी। कुछ ही पलों बाद उसे महसूस हुआ वो जमीन से ऊपर उठ चुकी है। हीर हैरत की ज्यादती से दंग रह गई। वो उसे अपनी बाहों में उठाए अब बेड की तरफ बढ़ रहा था, और हीर को अपने सर पर सारा आसमान घूमता महसूस हो रहा था। वो इतनी बुरी तरह उसकी कैद में थी कि नफी में सर तक नहीं हिला पा रही थी। वो उसे नरमी और मोहब्बत से छू रहा था, ऐसा कि हीर हैरान रह गई। उसने हीर को ऐसे छुआ जिससे वो कोई नाजुक सा फूल हो। अपने सारे हकूक ले चुका, ऐसे कि हीर कोई मुजाहमत भी न कर सके। उसे अपनी मोहब्बत से रोशनास करा चुका था, और हीर कितने ही पल ये सोचती रही कि क्या वो इतनी खास थी कि कोई उसे दीवानों की हद तक जा सकता था। उसके अमल में शिद्दत पसंदी जरूर थी, मगर कोई दरिंदगी नहीं थी जिसने हीर को सुकून पहुंचाया था। अगले सुबह का आगाज हो चुका था। वो उस वक्त शीशे के सामने बैठी अपने बाल सुखा रही थी जब अहमद उसके पीछे आकर खड़ा हुआ। फिर उसके गले में एक नाजुक मगर नफीस और खूबसूरत डायमंड का नेकलेस पहनाया। ये तुम्हारी मुंह दिखाई है। हीर ने बेतासुर लहजे के साथ दोबारा अपने बाल कंघी करने शुरू किए। अहमद ने कुछ हैरत से हीर का वो ये रवैया देखा। एक बात तो वो जान चुका था, उस लड़की को दौलत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो उसे जबरदस्ती अपने साथ बांध चुका था, और उसे जबरदस्ती अपने साथ मोहब्बत करनी सिखा रहा था। मगर मोहब्बतें जबरदस्ती नहीं होती। दिन एक के बाद एक गुजरने लगे। हीर बहुत खामोश हो गई थी। वो कोई बात नहीं करती थी। वो कहता बैठ जाओ तो बैठ जाती। वो खड़ी रहने को कहता तो खड़ी रहती। मतलब वो इतनी ज्यादा खामोश हो चुकी थी। उसके हर अमल में खामोशी से सर झुकाती। उससे कोई भी बात नहीं करती थी। शायद एक हफ्ते में उसने हीर की आवाज भी सुनी हो। आज हीर सुबह से बेचैन थी। पूरा एक हफ्ता हो चुका था उसने अपने बाप की शक्ल नहीं देखी थी।
वो बदगुमानी दूर करना चाहती थी। वो अपने बाप को सच बताना चाहती थी। अहमद शिराजी एक बिजनेसमैन था। उसका करोड़ों का कारोबार था, मगर वो अकेला था। उसके वालिदैन का कुछ साल पहले ही इंतकाल हो गया था। ये सारा महल सिर्फ उसी अकेले की मलकियत था, और उसके जाने के बाद ही दर्जनों मुलाजमों के साथ यहाँ अकेली होती थी। आज अहमद ऑफिस से जल्दी घर आ गया था। पूरे एक हफ्ते बाद हीर ने उससे बात करने की ठानी। वो जो कमरे के सोफे पर बैठा अपने मोबाइल में मसरूफ था। हीर उसके सामने आकर खड़ी हुई, फिर बहुत मुश्किल से कुछ कहने के लिए लब खोले। मैं अपने घर वालों से मिलना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं उसके अंदर अहमद का खौफ था। जब वो गुस्से में हो तो कुछ भी तबाह कर सकता था। अरे वाह, तुम तो बोलती भी हो। मुझे लगा था शायद अपनी आवाज वहीं कहीं छोड़ आई हो, और मैं ही तुम्हारा घर वाला हूँ। मुझसे तो बात करते हुए भी तुम्हारी आवाज नहीं निकलती, और मेरे अलावा दूसरों के साथ वक्त गुजारना चाहती हो। वो अचानक ही गुस्से में आया था। हीर सहम कर पीछे हटी। वो मेरे माँ बाप और बहन भाई हैं, उसने कुछ तकलीफ से कहा। आंसू बहते हुए गालों को भिगोने लगे थे, और अहमद का गुस्सा कहीं दूर जा सोया, मगर वो खामोश रहा। वो हीर को एक मिनट के लिए भी खुद से दूर नहीं जाने दे सकता था। वो इस तरह से उसके सीने में बस गई थी कि अगर एक पल के लिए भी ना देखता तो सुकून नहीं मिलता था। ये कैसी मोहब्बत है आपकी, जिसमें आपको भी जरा सा भी एहसास नहीं। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, मगर आपकी मोहब्बत में तो आना भी है। हीर दबे दबे गुस्से से चिल्ला। अहमद सोफे से उठा। वो डर के मारे पीछे कदम लेने लगी। तो तुम्हें मेरी मोहब्बत का सबूत चाहिए? संजीदा और सख्त लहजे में कहते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। हीर जानती थी उसने आज खुद ही शेर के खचार में हाथ डाला है। अब उसका रवैया भी भुगतना पड़ेगा। वो उसके इतने पास आकर खड़ा हो चुका था कि उसकी सांसें हीर के चेहरे पर पड़ रही थी। हीर के आंसू बहते जा रहे थे। आज के बाद मैं तुम्हारी आंखों से एक आंसू भी बहता ना देखूं, वरना जिनकी वजह से ये तस्वीर बहा रही हो उनको ही खत्म कर दूंगा। उसके कान की आवाज झुककर दबा दबा सा हो रहा है, और हीर को मजीद रोना आने लगा। आपके लिए मोहब्बत सिर्फ कैद करने का नाम है? मोहब्बत कैद करने का नाम नहीं, मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। मोहब्बत एतबार मांगती है। मोहब्बत साथ मांगती है। मगर आप जैसा शख्स क्या समझे मोहब्बत को? वो अपने सारे आंसू पोंछती हुई वॉशरूम में बंद हो गई, मगर अहमद उसके आखिरी अल्फाज में ही स्टिक हो गया। आप जैसा शख्स क्या समझे मोहब्बत को? अहमद की सुरमैया आंखें गुस्से की ज्यादती से लाल हो गई। वो अपना चेहरा धोकर बाहर निकली तो वो गुस्से से कमरे में चक्कर काट रहा था। एक ही जल्स में उस तक पहुंचा। तो तुम्हें अपने माँ बाप से मिलना है? उसने अपना गुस्सा जब्त करते पूछा। हीर ने ना में सर हिला सकी ना नफी में सर हिला सकी। ठीक है, चलो, सिर्फ एक घंटा रुकने दूंगा। अगर उससे ज्यादा तुम मुझसे दूर रही तो ये दिल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो किस कदर दिल बर्दाश्त लहजे में बोला था, हीर सुन रह गई। उसके लहजे में बेबसी, अजियत और तकलीफ थी। हीर ने हैरत से उस मखरूज शख्स को तकलीफ में देखा। वो उसका हाथ पकड़े कमरे से बाहर निकल रहा था। हीर किसी कटी डाल की तरह उसके साथ खींचती गई। अगले आधे घंटे बाद वो दोनों हीर के बाग के घर के बाहर मौजूद थे, मगर घर को ताला लगा हुआ था। हीर के सर पर जमीन और आसमान घूमने लगे। आखिर घर क्यों बंद था? वो फौरन सामना के घर की तरफ भागी। उनका घर साथ साथ ही था। हीर को देखकर तो सानिया खुशी से फूले न समा पाई। सानिया, घर क्यों बंद है? अब्बा कहाँ है? उसने बेचैनी से पूछा। सानिया के चेहरे पर तकलीफ के तासुरात उभरे। हीर, हसन का एक्सीडेंट हो गया है। वो सब उस वक्त हॉस्पिटल में है। ये सुनकर तो हीर को अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई। क्या एक्सीडेंट? मेरा भाई? कैसे है वो? मैं नहीं जानती हीर, बस निम्रा बताने आई थी। हीर का सर चकराने लगा। किस हॉस्पिटल में? हीर ने फौरन अगला सवाल पूछा। सानिया ने फौरन उसे हॉस्पिटल का नाम बताया। वो उनके घर से बाहर निकली। बाहर ही अहमद खड़ा था। वो रोते हुए उसके पास है। प्लीज मुझे हॉस्पिटल लेकर चलें। मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, खुदा का वास्ता। वो रोते हुए उससे फरियाद करने लगी। अहमद तो उसे इतनी बुरी तरह रोते हुए परेशान हो गए। अच्छा, चलते हैं, पहले रोना तो बंद करो। उसने फौरन हीर को अपने सीने में समाया। हीर को अचानक ही ढारस मिली। उसे ये शख्स बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा।
वो उसकी तकलीफ समझ रहा था। यही बात बहुत बड़ी थी। वो फौरन उसके साथ हॉस्पिटल पहुंच। अहमद ने रिसेप्शनिस्ट से कमरा नंबर पूछा। वो उस वक्त कुछ भी सोचने समझने की सलाहियत में नहीं थी। वो हीर का हाथ पकड़े मतलूबा कमरे तक लाए। बाहर ही हीर के माँ बाप और बहन बैठी हुई थी। वो फौरन अपने बाप की तरफ भागी। अब्बा, हसन कहाँ है? क्या हुआ है उससे? उसके लहजे में तड़प थी। उसका बाप जो महसूस कर सकता था, उस वक्त वो भी भूल गया कि हीर की वजह से कितनी रुसवाई मिली। पता नहीं बेटा। स्कूल से आते हुए सड़क क्रॉस कर रहा था। एक गाड़ी हिट करती हुई भाग गई। यकीनन कोई अमीर रईसजादा ही होगा। ये बिगड़े हुए रईसजादे। इससे पहले उसका बाप बुरी बात करता, अहमद को देखकर उनकी जबान तालू से चिपक गई। आप फिक्र मत करें अब्बा। इतने में डॉक्टर्स बाहर निकले। देखें, आपके बेटे के सर पर काफी गहरी चोट आई है। आप 2 घंटे तक 10 लाख का अरेंजमेंट करें। उनकी क्रिटिकल सर्जरी होनी है। दुआ करें वो कामयाब रहे। डॉक्टर संजीदगी से कहता राहदारी में गायब हो गया। मगर हीर का बाप, उसका तो सांस से रुक गया। वो 10 लाख इतनी बड़ी रकम कहां से लाए? हीर जानती थी कि उसके बाप के पास तो बहुत मुश्किल 1 लाख भी नहीं होंगे। तो ये 10 लाख कहां से आएंगे? शगुफ्ता बेगम हीर के पास है। देखो हीर, आप इसकी रंजिशें जितनी भी हो, मगर वो तुम्हारा भाई है। और ये रिश्ता कोई नहीं झुठला सकता मेरी बच्ची। प्लीज अपने शौहर को कहो हमारी मदद करे। मेरे हसन की जान बचा लो। तुम्हारे हाथों में है। उस माँ ने आज बेबसी से हाथ ही जोड़ दिए। हीर को तकलीफ हुई। वो जैसी भी औरत हो, मगर हीर ने उसे माँ ही समझा था। आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं हसन के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूँ। मैं बात करती हूँ। वो फौरन अहमद की तरफ भागी, जो राहदारी में कुछ दूरी खड़ा हो गया था, क्योंकि उससे ये रोना धोना नहीं देखा जा रहा था। वो उसके पास है। आज पहली बार हीर ने उसका हाथ पकड़ा। अहमद ने हैरत से उसका ये रवैया देखा। मेरे भाई की जिंदगी और मौत आपके हाथों में है। प्लीज उसे बचा लें। मैं वादा करती हूँ, सारी जिंदगी आपकी मर्जी से गुजारूंगी। डॉक्टर्स ने कहा है 10 लाख रुपए चाहिए। उसकी सर्जरी होगी। मगर मेरे अब्बा के पास इतने पैसे नहीं है। खुदारा। हीर उससे पहले हाथ जोड़ती, अहमद ने फौरन उसके दोनों हाथ पकड़े। खबरदार, अगर आज के बाद तुमने इस तरह गिड़गिड़ाने का सोचा, तुम हुक्म करने का दर्जा रखती हो। मुझ पर हुक्म चला। तुम मेरे दिल की मलिका हो। तुम्हारी खातिर मैं सारी सल्तनत लुटा सकता हूँ। अहमद की अदा तो वहीं कहीं दब गई। वो हीर को एक सेकंड के लिए भी रोता हुआ नहीं देख सकता था। आखिर वो उसका इश्क और जुनून थी। फिक्र मत करो, अगले आधे घंटे में तुम्हारे भाई का ऑपरेशन हो जाएगा। उसे तसल्ली देते हुए अहमद वहां से निकल गया। और फिर वाकई अगले आधे घंटे में हसन की सर्जरी शुरू हो गई थी। हॉस्पिटल का सारा खर्चा और डॉक्टर्स के साथ हर किस्म की बात अहमद ने की। हीर उनके पास ही थी। शाम से रात हो चुकी थी, मगर हीर हिलने से इनकारी थी। अहमद ने भी ज्यादा जोर नहीं दिया, क्योंकि कहीं न कहीं उसे भी अपने मरे हुए माँ बाप याद आए थे, जो इसी तरह एक एक्सीडेंट में मौत की नजर हुए थे। उसे याद आया कि वो 18 साल बच्चा लोगों से फरियाद कर रहा था कि उसके माँ बाप की जान बचा ली जाए, क्योंकि उनके ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए थे। मगर कोई उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। उस दिन उसने तय किया था, वो इतना कमाएगा कि लोग उसके सामने नजरें झुकाकर चले। हसन का ऑपरेशन कामयाब हुआ था। डॉक्टर्स ने कहा था उसे 12 घंटों तक होश आ जाएगा। रात काफी गहरी हो चुकी थी। हीर, चलो घर चलते हैं। तुम्हारा हॉस्पिटल मुनासिब नहीं रुकना। उसने इस बार नरमी से मुखातिब किया। हीर जो वैरान आंखें लिए हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बेंच पर बैठी थी, उसने तकलीफ से अहमद की तरफ देखा। प्लीज, मुझे यही रहने दे। मेरा भाई। वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया, क्योंकि हलक में आंसुओं का गोला अटक चुका था। सुबह होते दोबारा आ जाएंगे, मगर इस वक्त तुम यहाँ नहीं रुकोगे। अहमद अब भी नरमी से कह रहा था। हीर के अब्बा उनके पास ही खड़े उनकी सारी बात सुन चुके थे। बेटा, वो ठीक कह रहा है। जाओ अपने घर। वैसे भी बेटियां शादी के बाद अपने घर में ही अच्छी लगती हैं। अब्बा के लहजे में नरमी थी। हीर को कुछ हौसला मिला। अहमद खड़ा हुआ, फिर हीर के अब्बा के पास आया। मैं जानता हूँ भले ही मेरा तरीका गलत था, मगर मेरी नीयत गलत नहीं थी। उस वक्त मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आया था। और जब मुझे गुस्सा आता है, तो मेरा दिमाग मेरे काबू में नहीं रहता। मुझे हीर पहली ही नजर में पसंद आई थी। ये मेरी पहली नजर का इश्क है, और मैं इसे सारी जिंदगी खुश रखूंगा।
इतना भरोसा रखें, और हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। शायद अहमद ने पहली बार किसी के सामने आजिज़ी अपनाई थी। वकार साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुमने मेरे बेटे की जान बचाकर जो मुझ पर एहसान किया है, तो हर गलती की तलाफी हो चुकी है। अहमद के चेहरे पर रस्मी से मुस्कुराहट नमदार हुई। जाओ बेटा, अपने घर जाओ। उन्होंने दोबारा हीर को मुखातिब किया। हीर बिना कुछ कहे उठ गई और अहमद के साथ हॉस्पिटल से बाहर निकल गई। वो सारा रास्ता बहुत खामोश थी। अहमद महसूस कर सकता था। घर आने के बाद भी वो सीधा बेड पर लेट गई और कुछ ही मिनटों में सो गई। शायद परेशानी से उसके सर में दर्द हो रही थी। अहमद ने भी उसे तंग करना मुनासिब नहीं समझा। अगले दिन बहुत मुश्किल से उसने हीर को नाश्ते के लिए राजी किया। अगर नाश्ता करोगी तभी चलेंगे। जब वो कुछ भी खाने के लिए नहीं मानी, तो अहमद ने उसे धमकी दी और फिर वो फौरन अच्छी बच्ची की तरह खाना खाने लगी। फिर वो फौरन उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले आए। हसन को होश आ गया था और अपनी बहन को देखकर वो बहुत खुश था। निम्रा और हसन भी उसे बहुत प्यार करते थे, मगर बस अपनी माँ के डर से उससे दूर दूर रहते थे। अहमद ने हीर को अपने बहन भाइयों के साथ खुश देखा तो उसे अच्छा लगा। अब उसे समझ आने लगी थी कि मोहब्बत में कैद नहीं किया जाता, मोहब्बत में आजाद छोड़ा जाता है। अगर वो आपके पास लौट आए तो आपका, और अगर नहीं लौटा तो कभी आपका था ही नहीं। हीर सारा दिन हॉस्पिटल में रही। फिर शाम को उसने खुद ही अहमद को कहा, हमें घर चलना चाहिए। अहमद अपने सारे काम छोड़कर हॉस्पिटल में था। वो हीर को एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकता था। हीर की इस बात पर न जाने क्यों अहमद को बहुत अच्छा लगा। वो जैसे उसका रवैया, उसकी तबीयत समझने लगी थी। वापस घर आ गए। अगले दिन हसन भी डिस्चार्ज होकर घर जा चुका था। 2 दिन मजीद गुजर गए। हीर अपने अब्बा के साथ राब्ते में थी। अहमद ने उसे मोबाइल ला कर दिया था, मगर उसने 4-5 दिनों से उसे हाथ भी नहीं लगा। मगर अब उसने मोबाइल चलाने का फैसला किया था। इस महल में हर सहूलत थी, मगर अपने माँ बाप से मिलने के बाद हीर खुश हुई थी। 3 दिन बाद इतवार था। आज उसने अहमद से फरमाइश की कि वो घर जाना चाहती है, बस कुछ घंटों के लिए, फिर वो वापस आ जाएगी। वो अब उसे फरमाइशें करने लगी थी, उसकी बातें भी मानने लगी थी, उससे बातें भी करने लगी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता खुद को बदल रही थी, उस रिश्ते में एडजस्ट कर रही थी। और अहमद ने हसन की जान बचाने के लिए जो कुछ किया, उसके बाद तो उसकी मकरूज थी। ठीक है, मुझे एक मीटिंग में जाना है। मैं तुम्हें जाते हुए ड्रॉप कर दूंगा और आते हुए ले आऊंगा। हीर खुश हो गई और उसके चेहरे पर पहली बार अहमद की वजह से खुशी आई थी। अहमद ने तो न जाने उसकी कितनी बलाएं ले डाली। वो उसके पास ही खड़ी थी जब वो शीशे के सामने खड़ा अपने बाल बना रहा था। अहमद उसकी तरफ पलटा, फिर मोहब्बत से उसके माथे पर लब रखे, और आज पहली बार हीर मुस्कुराई थी। वो खुशी में खुद ही आगे बढ़ी और उसके सीने से लिपट गई। अहमद को दिली खुशी हुई। उसे लगा आज वो अपनी मोहब्बत को असल मायनों में हासिल कर चुका है। शुक्रिया मुझे समझने के लिए, हीर ने बहुत मान से कहा। अहमद ने दोबारा उसके माथे पर लब रखे। उसे बहुत सुकून महसूस हो रहा था। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, जब चाहे साबित करवा लेना। वो जैसे ही कह रहा था, मैं दोबारा भी तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हीर बस मुस्कुरा कर रह गई। फिर उसके साथ वो अब्बा के घर आ गए और अहमद उसे ड्रॉप किए चला गया। वो हसन के पास ही थी, उसे खुद अपने हाथों से सूप बनाकर पिला रही थी। अम्मा और अब्बा भी काफी खुश थे। निमरा शायद स्कूल चली गई थी। उसे यहाँ आए 2 घंटे हो गए थे जब दरवाजे पर दस्तक हुई। उसे लगा शायद अहमद आ गया होगा। वो अपना हुलिया ठीक करती हुई दरवाजे तक आई। दरवाजा खोला, मगर अहमद की जगह सामने हम्माद खड़ा था। उसे देखकर हीर का हालत तक कड़वा हो गया। तो वहीं हीर को देखकर हमाद के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट नमदार हुई। अरे वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े आदमी से शादी करके तुम दोबारा इस झोंपड़ी का रुख करोगी। उसने तंज में लिपटे तीर हीर के सीने में मारने चाहे। अपनी बकवास बंद करो, ये मेरे माँ बाप का घर है। ये जब दिल करेगा मैं आ जाऊंगी। हीर को भी गुस्सा आया। अरे वाह, उल्टा चोर को तो वाल को डांटे। एक तो पहले मुझे अपने उस आशे के ओंडों से कहकर किडनैप करवाया, फिर उससे निकाह रचा लिया, फिर इतने बड़े आदमी की बीवी बन गई, और अब मुझ पे ही रोब झाड़ रही हो। तुम्हें अपनी औकात से बाहर मिला है। मैं तुम्हें हर चीज दे सकता था, तुम्हें दुनिया की हर खुशी देता, मगर तुमने मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया। वो गुस्से से बात करता हुआ हीर की तरफ कदम लेने लगा। हीर पीछे होने लगी। तुम्हें क्या लगा था
मैं तुमसे शादी करूंगी। वो तो खुदा का शुक्र है मुझे खुदा ने एक अच्छा इंसान शौहर के रूप में अता कर दिया। अगर उस दिन वो जबरदस्ती आकर निकाह नहीं करता तो शायद मैं उसी रात मर जाती, क्योंकि तुम जैसे शख्स से शादी करना मरने के मुतरादिफ ही था। हमाद का चेहरा तजलील से सुर्ख हुआ। अपनी बकवास बंद करो। वो भी चल रहा है। अम्मा और अब्बा अंदर हसन के पास थे। शायद उन तक आवाज नहीं जा रही थी, क्योंकि अंदर टीवी फुल वॉल्यूम में लगा हुआ था। बकवास नहीं कर रही, सच कह रही हूँ। तुम्हारी आंखों में तो औरत के लिए हया है ही नहीं। तुम किन गलीज नजरों से मुझे घूरते थे, क्या मुझे अंदाजा नहीं था? एक बात याद रखना, अल्लाह पाक ने औरत को बहुत खास हिस्स दी है। वो हर मर्द की नजरें पहचान जाती है। तुम्हारी नजरों की हवस भी जानती थी मैं। सिर्फ अपने बाप की इज्जत रखने की खातिर शादी के लिए मानी थी, वरना तुम जैसे घटिया इंसान से शादी करने से बेहतर मैं खुदकुशी किए हराम मौत को गले लगा ली थी। हीर भी कुछ गुस्से से चला। इससे पहले हमाद का हाथ उठता और हीर का मुंह दबोचता, रास्ते में किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। हीर ने हैरत से देखा। अहमद गुस्से से लाल बबू का चेहरा लिए खड़ा था। यकीनन वो उनकी सारी बातें सुन चुका था और ये भी जान चुका था कि हीर ने कभी किसी दूसरे को अपने दिल में बसा ही नहीं। हमाद ने जैसे ही अहमद को देखा उसका खून खुश्क हुआ। सर, आप यहाँ? हमाद के चेहरे पर पहली बार खौफ नमूदार हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? वो इतनी ऊंची आवाज में चिल्लाया कि उस छोटे सेहन के दरो दीवार हिलकर रह गए। और हमाद को ये नहीं पता था कि हीर किसकी बीवी बनी है। वो अपने बॉस को अपने सामने देखकर हैरान रह गया। इससे पहले वो कुछ कहने के लिए लब खोलता, अहमद का हाथ उठा और एक मुक्का हमाद के मुंह पर दे मारा। अगर आज के बाद तुम इस घर में दिखाई दिए तो अगला दिन देखने के लायक नहीं बचोगे। अहमद गुस्से से धाड़ा। और तुम अभी और इसी वक्त से फारिग हो। कल से काम पर आने की जरूरत नहीं। हमाद को अहमद की कंपनी में ही अच्छी पोस्ट पर जॉब मिली थी, मगर आज उसकी बीवी पर गंदी नजर डालकर वो ये गवा चुका था। नहीं प्लीज सर, मेरे साथ ऐसा मत करें। हमाद फौरन गड़गड़ाने लगा। जिस शख्स की आंखों में हया नहीं, वो मेरी कंपनी में काम करने का भी रवादार नहीं। वहां बहुत सारी फीमेल एम्प्लॉयज काम करती हैं। तुम्हारा क्या भरोसा, कल किसी लड़की के साथ गलत हरकत करो। हर लड़की मेरे लिए मेरी बहन जैसी है। अब दफा हो जाओ यहाँ से। अहमद गुस्से से चिल्लाया। शोर की आवाज सुनकर अम्मा और अब्बा भी बाहर आ चुके थे। हीर की आंखें नम थी। आंखों में मान था, और वो मान अहमद के लिए था। अब्बा ने खामोशी से अम्मा का हाथ पकड़ा और कमरे में चले गए। वो सारी बातें सुन चुके थे। अब्बा तो बहुत पहले ही हीर को माफ कर चुके थे। अम्मा ने भी अपना दिल साफ कर लिया था। आखिर हीर की वजह से ही तो उनका हसन जिंदा बचा था। हीर की आंखों में नमी थी, मगर वो नमी आज खुशी के आंसू थे। हमाद के जाने के बाद वो हीर की तरफ मतवज्जो हुआ। तुम ठीक तो हो? उसने फिक्र में डूबे लहजे में पूछा। हीर ने फौरन जोर शोर से इस बात में सर हिलाया। छोटे से सेहन में वो दोनों खड़े थे। असर का वक्त था। ठंडी हवाएं चल रही थी। हीर अपनी नम आंखों से आज उसे मोहब्बत से दिख रही थी। फिर वो आगे बढ़ी और उसके सीने से लग गई। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जिसे आप जैसा शौहर मिला है। बेशक तब मैं आपसे निकाह नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं अपने बाप की इज्जत पर कोई दाग नहीं लगने देना चाहती थी। मगर खुदा की कसम, मेरे दिल में आपसे पहले कोई शख्स नहीं आया। और अहमद हैरान रह गया, यानी कि वो उसके दिल तक आ चुका था। तुम तुम सच कह रही हो ना? उसने बेयकीनी से पूछा। हीर ने फौरन इस बात में सर हिलाया। मेरे दिल में और मेरी जिंदगी में आने वाले आप ही पहले और आप ही आखिरी मर्द हैं। और अहमद शराजी को लगा किसी ने उसके कानों में चाशनी घोल दी हो। उसने हीर को पूरी कुव्वत से अपने सीने में भींचा। हीर मुस्कुरा कर रह गई। फिर उसने हीर के माथे पर लब रखे। अपने घर चले? अहमद ने उसके कान में सरगोशी की। हीर ने उस बात में सर हिलाया। आप जहां चाहेंगे वहां चलूंगी। अब मेरी सारी जिंदगी सिर्फ आपके नाम है। वो मोहब्बत से बोझिल लहजे में अपने जज्बात का इजहार कर रही थी, क्योंकि ये वो शख्स था जिसने उसे इज्जत दी थी। हाँ, उसका निकाह करने का तरीका गलत था, मगर उसने हीर के दिल में अपनी मुखलसी से जगह बनाई थी, ना कि जबरदस्ती। वो अम्मा और अब्बा से मिलकर चले गए। आज पहली बार हीर घर जाने के लिए खुश थी। आज पहली बार वो उस घर को घर समझ कर जा रही थी। आज पहली बार उसने खुद को खुश महसूस किया था। बेशक खुदा बेहतरीन कारसाज है,